देखिएगा स्टूडेंट, अब बहुत कम समय बचा हुआ है। मानिए तो बहुत पढ़ने वाले के लिए बहुत समय है और ना मानने वाले के लिए बहुत कम समय है। 1 महीना से भी अभी ज्यादा समय है। अब लास्ट में रिवीजन क्लास ही संभव है। हमने लगभग 100 से 150 क्वेश्चन को छाटा है 2 अंक वाले को। मोस्ट VVI प्लस में NCERT का पैटर्न को देखते हुए, केमिस्ट्री का अलग, फिजिक्स का अलग और बायोलॉजी का अलग। तो आइए हम केमिस्ट्री का आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 2 अंक वाले, फिर हम चलेंगे 5 अंक वाले। पहला क्वेश्चन है वैद्युत अपघटनी सेल क्या है? वैद्युत अपघटनी सेल क्या है? तो वैसा सेल जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है उसे वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। वैद्युत अपघटनी सेल वैसा सेल है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है, उसे वैद्युत अपघटनी सेल कहा जाता है। मतलब वैद्युत अपघटनी सेल एक ऐसा सेल है जिसमें विद्युत धारा देने पर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है। अब नीचे भी लिखना होगा, इतना लिखने से आपको 2 अंक नहीं मिलेगा, डैश देख के लिखना है। वैद्युत अपघटनी सेल में 2 इलेक्ट्रोड होता है। वैद्युत अपघटनी सेल में 2 इलेक्ट्रोड होता है। कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ते हैं उसे एनोड कहते हैं। बैटरी के धन ध्रुव को जिससे जोड़ा जाता है उसको क्या कहा जाता है? और जिसे ऋण ध्रुव से जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? कैथोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैथोड कहा जाता है। इलेक्ट्रोड को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं उसे कौन सा कहा जाता है? वैद्युत अपघटनी सेल में एक वैद्युत अपघटय होता है। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो धनायन कैथोड पर तथा ऋणायन एनोड पर प्राप्त। मतलब विलयन में देखिए जोड़ा हुआ है जो धन आयन एनोड पर, जोड़ा हुआ है जो धन आयन किससे है? और ऋण आयन कैथोड से। लेकिन वैद्युत अपघटनी सेल के अंदर अगर कोई विलयन है और विलयन में जब आप धारा प्रवाहित कीजिएगा तो धारा प्रवाहित करने पर वह अपघटित होकर टूटेगा, तो टूटने के उपरांत धन आयन कैथोड पर प्राप्त होगा और ऋण आयन किस पे प्राप्त होगा? यह हमारे वैद्युत अपघटनी सेल था। अब आता है वैद्युत अपघटन क्या है। इसकी चांस बहुत कम रहता है पूछने का, लेकिन इससे पिछले वाले को चांस रहता है। जब किसी पदार्थ के जलीय विलयन तथा द्रवित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपघटित हो जाता है तो इस क्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। वैद्युत अपघटन क्या है? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है? तो जब किसी द्रवित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसमें उपस्थित आयन टूट जाता है, उसमें उपस्थित आयन टूट जाता है और धन आयन जो है, धन आयन प्राप्त होता है हमारे कैथोड पे। धन आयन वैद्युत अपघटनी की क्रिया में टूट जाता है। बुलाइए वैद्युत, जाइए उठाइए। वैद्युत अपघटन की क्रिया में वह जब टूट जाता है तो टूटने के उपरांत धन आयन जो होता है, उठाइए, उठाओ कोई दिक्कत नहीं। जो और कोई है, धन आयन जो है वह कैथोड पर प्राप्त होगा और ऋण आयन जो तत्व आयन आएगा वह एनोड पे प्राप्त होगा। वैद्युत अपघटन की क्रिया जब भी होती है तो द्रवित अवस्था में ही होती है, द्रवित अवस्था वाले में ही होती है। उसमें एक धन आयन और एक ऋण आयन उपस्थित होता है। वह टूटने के बाद
वह टूटने के बाद किस में जाता है? तो धान आयन टूटता है तो किस पे प्राप्त होता है? और ऋण आयन एनोड पे प्राप्त होता है। निम्नलिखित को व्याख्या करें। तो ये 2 अंक में या कभी कभी 5 अंक में डाल सकता है। विशिष्ट चालकत्व क्या है, मोलर चालकत्व क्या है, तुल्यांकी चालकत्व क्या है, सेल स्थिरांक क्या है। तो विशिष्ट चालकत्व किसे कहते हैं? तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? विशिष्ट प्रतिरोध मतलब प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध का दूसरा नाम क्या है? प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध का दूसरा नाम क्या है? प्रतिरोधकता को रो से सूचित किया जाता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं, या इसी को कह सकते हैं प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? देखिए, इसे कप्पा द्वारा सूचित किया जाता है। विशिष्ट चालकत्व को कप्पा द्वारा सूचित किया जाता है। कप्पा बराबर होता है 1/रो। रो बराबर आपको पता है, रो बराबर फॉर्मूला होता है RA/L। क्या होता है? R क्या है? यहां पे प्रतिरोध है। R क्या है? A हमारे क्षेत्रफल है और L लंबाई है। इस प्रकार रो का यहां मान रखा गया है। तो L ऊपर चला गया और विशिष्ट चालकत्व बराबर फॉर्मूला हो जाता है L/RA। तो आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप L बराबर 1 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम V का मान 1 सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं, तब K बराबर क्या आ जाता है? 1/R आता है, तब आता है। विशिष्ट चालकत्व का ऐसा ही मतलब क्या होता है? ओम इनवर्स होता है। क्या होता है? मोलर चालकत्व क्या है? तो किसी विलयन में वैद्युत अपघटय के 1 मोल के चालकत्व को मोलर चालकत्व कहते हैं। कोई हार्ड परिभाषा नहीं, बहुत हल्का है। किसी विलयन में वैद्युत अपघटय के 1 मोल के चालकत्व को मोलर चालकत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से सूचित किया। मोलर चालकत्व बराबर फॉर्मूला होता है विशिष्ट चालकत्व गुने आयतन। विशिष्ट चालकत्व गुने आयतन फॉर्मूला होता है। अब आता है तुल्यांकी चालकत्व। तुल्यांकी, तो किसी विलयन में वैद्युत अपघटन के 1 तुल्यांकी चालकत्व, 1 तुल्यांकी चालकत्व को तुल्यांकी चालकत्व कहते हैं। किसी विलयन के वैद्युत अपघटन में 1 तुल्यांकी चालकत्व को तुल्यांकी चालकत्व कहते हैं। तुल्यांकी चालकत्व का फॉर्मूला होता है विशिष्ट चालकत्व गुने आयतन। सेल स्थिरांक क्या है? सेल स्थिरांक क्या है? तो किसी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, मतलब एक सेल है, इनके बीच की दूरी L है, इनके बीच की दूरी और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। मतलब किसी सेल में 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L, किसी सेल में 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L और उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A के अनुपात को क्या बोलते हैं? सेल स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल स्थिरांक को G* से सूचित किया जाता है, इसलिए G बराबर L/ क्या होता है? बाकी ये प्रोसेस में आगे निकाल दिए हैं, आप इतना भी लिख दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। तो आप सेल स्थिरांक याद हो गया होगा। किसी सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L और उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A के अनुपात को क्या कहते हैं? सेल स्थिरांक को G' से सूचित किया, G* से सूचित किया जाता है।
इलेक्ट्रोड विभव एवं सेल विभव से आप क्या समझते हैं? बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रोड विभव एवं सेल विभव से आप क्या समझते हैं? 2 अंक में पूछा करता है। तो छोटू, इलेक्ट्रोड विभव की बात कहा जाए तो इलेक्ट्रोड तथा वैद्युत अपघटय, इलेक्ट्रोड तथा वैद्युत अपघटय के बीच के विभवांतर को, मतलब इलेक्ट्रोड और वैद्युत अपघटय के बीच के विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव। किसी सेल में इलेक्ट्रोड और वैद्युत अपघटय, किसी सेल में इलेक्ट्रोड और वैद्युत अपघटय के बीच के विभवांतर, बीच के क्या है? एक सेल है, उसमें इलेक्ट्रोड है और उनके वैद्युत अपघटय, दोनों के बीच जो विभवांतर का अंतर है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। यह निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है, ऑक्सीकरण विभव और। तो किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? मतलब किसी इलेक्ट्रोड के, इलेक्ट्रोड मतलब रड, इलेक्ट्रॉन मतलब रड होता है, तो किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण विभव। अब आता है अवकरण विभव। किसी इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? किसी इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाता है? ये भी क्वेश्चन पूछता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? तो इलेक्ट्रोड विभव का मान विलयन में धातु आयन के सांद्रण एवं ताप पर निर्भर करता है। छोटू, इलेक्ट्रोड विभव का मान विलयन में धातु आयन के सांद्रण एवं ताप पर निर्भर करता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोड विभव का मान विलयन में धातु आयन के सांद्रण एवं ताप पर निर्भर। अब से पूछा जाए इलेक्ट्रोड विभव का मान किस पर निर्भर करता है? तो सांद्रण एवं। वैद्युत अपघटय के 1 मोलर सांद्रण, 298 केल्विन ताप एवं 1 बार दाब पर इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मतलब वैद्युत अपघटन के 1 m सांद्रण, तापमान कितना? 298 ताप एवं 1 बार बाउंडालिए दाब 1 पर इलेक्ट्रोड विभव के मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव को ई नोट द्वारा निरूपित करते हैं। किसके द्वारा निरूपित करते हैं? हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 होता है। हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है? देखिएगा सारणी में, तो इसका मान 0 होता है, बाकी इससे प्लस में होता है, कुछ नेगेटिव होता है। नवनष्ट समीकरण क्या है? तो 1889 ईस्वी में वाल्टर नवनष्ट नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोड विभव एवं वैद्युत अपघटय के बीच, वैद्युत अपघटय के सांद्रण के बीच, वैद्युत अपघटय के सांद्रण के बीच संबंध स्थापित किया था, जिसे नवनष्ट समीकरण कहा जाता है। बस इतना ही 2 अंक में लिखे, इसे 5 नंबर में और आगे लिखा जाता है, बस इतना लिखिएगा। सन 1889 ईस्वी में वाल्टर नवनष्ट नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोड विभव एवं वैद्युत अपघटय के बीच, वैद्युत अपघटन के सांद्रण के बीच एक संबंध स्थापित किया था, जिसे नवनष्ट समीकरण कहते हैं। इनके अनुसार ई बराबर ई नोट माइनस इतना लिखना है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। 2.303 RT यहां पे लॉग लिखाया हुआ है। समझे? PDF हम आपको
भेज देंगे, टेंशन मत लीजिएगा, टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे भेज देंगे। अधिशोषण से आप क्या समझते हैं? तो जब कोई पदार्थ ठोस या द्रव पदार्थ, जब कोई पदार्थ ठोस या द्रव पदार्थ के संपर्क में आने के पश्चात, मतलब कोई पदार्थ ठोस या द्रव पदार्थ के संपर्क में आने के बाद उसके सतह पर संचित हो जाता है या उसके सतह पर चिपक जाता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? जब कोई पदार्थ ठोस या द्रव के संपर्क में आने के पश्चात, मतलब आने के उसके सतह पर संचित हो जाता है या तो इस घटना को क्या कहते हैं? अधिशोषण। पृष्ठ पर संचित होने वाले पदार्थ को अधिशोषण कहते हैं। मतलब जिस पृष्ठ पर वह संचित होता है उसे क्या कहते हैं? और जिसके पृष्ठ पर संचित होता है उस पृष्ठ को क्या कहते हैं? अधिशोषक कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिशोषण एक प्रकार के पृष्ठीय घटना है क्योंकि यह आंतरिक भाग में प्रवेश नहीं कर सकता है। अधिशोषण की विशेषताएं लिखना है 2 गो। तो अधिशोषण स्वतः संपन्न होने वाली घटना है। अधिशोषण स्वतः संपन्न होने वाली घटना है। यह पृष्ठ पर होने वाली घटना है, आंतरिक भाग में प्रवेश। इसमें निकाय की एंट्रोपी ऊर्जा का मान डेल्टा एस बराबर -b होता है। एंजाइम से आप क्या समझते हैं? तो एंजाइम जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। एंजाइम जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक जो जीवों में होने वाली जैविक रासायनिक अभिक्रिया के उत्प्रेरक का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? एंजाइम जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है जिसमें नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद रहते हैं, जो जीवों में होने वाली जैविक रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य, उसे क्या कहते हैं? सिर्फ डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन करवाना है पूरा। पेप्टन से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों वैद्युत अपघटय के अल्प मात्रा, वैद्युत अपघटय के अल्प मात्रा की उपस्थिति में किसी अपक्षेप को परिक्षेपण माध्यम में हिलाकर कोलाइड बनाने की विधि को पेप्टम कहते हैं। मतलब वैद्युत अपघटय के अल्प मात्रा की अड़ जा रहा है, रुकिए। वैद्युत अपघटय के अल्प मात्रा की, उठाइए, वैद्युत अपघटय के अल्प मात्रा की उपस्थिति में किसी अपक्षेप को परिक्षेपण माध्यम में हिलाकर कोलाइड बनाने की विधि को क्या कहते हैं? पेप्टम कहते हैं। और उपस्थित वैद्युत अपघटन को पेप्टिकर्मक कहते हैं। अब झुक के आइए, आते हैं लेट से आप लोग। जाओ जी, उठाओ अमित, जाओ उठा दीजिए। अरे जाने दीजिए, मजाक नहीं करना चाहिए। देखिए जितना भी क्रिया नाम वाला है वह सब हम करवा देंगे। आपको पता है कि रवि सर के अगर बेस्ट कहा जाए तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ही सबसे बेस्ट मानते हैं मेरे विद्यार्थी। तो आइए इनको टॉपिक पे थोड़ा ध्यान दीजिए। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये हमारे क्या है बाबू?
यहाँ 2 होगा, ही ना होगा। ये बेंजीन, जब बेंजीन से N2Cl जुड़ता है, साइलेंट रहिए, जब बेंजीन से N2Cl जुड़ता है तो उसे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कहा जाता है। इसका नाम क्या है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। जब लिखने का खुद को प्रयास कीजिएगा, सैंडमायर अभिक्रिया क्या है? तो जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HCl या HBr हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन ब्रोमाइड की उपस्थिति में क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ, क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? सैंडमायर अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HCl या HBr की उपस्थिति में क्यूप्रिक और क्यूप्रस में अंतर है, इसलिए क्यूप्रस ही होगा। क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं। क्यूप्रस ब्रोमाइड क्लोराइड भी होगा, क्यूप्रस ब्रोमाइड है, क्यूप्रस दोनों में एक चीज बोलना है, आपको लिखना है। क्यूप्रस ब्रोमाइड या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? क्लोरोबेंजीन या ब्रोमो। अगर आप क्यूप्रस क्लोराइड से करवाइएगा तो क्या प्राप्त होगा? अब क्यूप्रस ब्रोमाइड से करवाइएगा तो एक बार फिर से समझिएगा, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HBr या HCl की उपस्थिति में क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रिक ब्रोमाइड के साथ कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को सैंडमायर अभिक्रिया कहा। इस प्रकार दोनों आपके पास अभिक्रिया में लाया गया है। यह हमारे बेंजीन डाइएजोनियम है और क्यूप्रस क्लोराइड है। हमें क्या बना? क्लोरोबेंजीन। यह किसका सूत्र है? परीक्षा में आप कुछ नहीं कहना है छोटू, अरे परीक्षा में इसके नाम कोष्ठ में लिख दीजिएगा, काहे कि एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाले होते हैं, वो आपको देखते नहीं, पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो अच्छे अंक देने का प्रयास करते हैं। इसके नीचे क्या हो जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। क्या हो जाएगा? तो कोई दिक्कत है? अभिक्रिया दे लीजिएगा ना। अब आता है गाटरमैन अभिक्रिया। गाटरमैन तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HCl या HBr की उपस्थिति में कॉपर पाउडर के साथ करवाना है। जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कॉपर पाउडर के साथ करवाइएगा तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। फिर वही बनेगा, लेकिन गाटरमैन अभिक्रिया में क्या हो जाएगा? क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड ना लेके कॉपर का क्या लेना है? पाउडर लेना है, प्राप्त वही होगा। ये हमारे अभिक्रिया है, समझ गए। अब आती है वोल्टेज अभिक्रिया। तो हैलो अल्कीन की अभिक्रिया, हैलो अल्केन की क्रिया। देखिए हैलो अल्केन मतलब कहा जाए, हैलो मतलब जो हमारे तात्पर्य है, हैलो मतलब वर्ग 17 से तात्पर्य है। तो आपको पता है कि RX को हैलो अल्केन या हैलाइड कहा जाता है। तो जब हैलो अल्केन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ, सोडियम ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो अल्केन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? R का मतलब होता है एल्काइल। कौन सा समूह? जब एल्काइल से हैलोजन समूह जुट जाता है, जब अल्काइल से हैलोजन समूह जुटा रहता है तो उसे हैलो अल्केन या हैलाइड कहा जाता है।
एक्स का मतलब है हैलोजन समूह का तात्पर्य। एक्स का तात्पर्य हैलोजन समूह वर्ग 17 से। अब वर्ग 17 में कौन कौन से तत्व हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो आर को एल्काइल बोलते हैं। एल्काइल का निर्माण भी जो है जो अल्केन से ही हुआ है। अल्केन से एक हाइड्रोजन विस्थापित हो जाने से एल्काइल बना है। जैसे आप जानते हैं CnH2n+2 को हम क्या बोलते हैं? अल्केन। यहां से एक हाइड्रोजन हट जाने से हमें बचता है प्लस। यही तो एल्काइल का सूत्र था। तो एल्काइल के साथ जब हैलोजन तत्व अल्केन वर्ग 17 वाले तत्व जब एल्काइल से जुड़ जाता है तो वह हैलो अल्केन बन जाता है। और हैलो अल्केन की अभिक्रिया जब सोडियम धातु के साथ करवाइएगा, सोडियम धातु के साथ कराइएगा तो शुष्क ईथर बनेगा। क्या बनेगा? शुष्क ईथर बनेगा। शुष्क ईथर बनेगा। सॉरी भाई, उधर आवाज चलते। हैलो अल्कीन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो अल्केन का निर्माण होता है। देखिए हमारे क्या है? हैलो अल्केन है। यह क्या है? तो हैलो अल्केन है। ये क्या है? हैलो अल्केन है। यह हमारे हैलो अल्केन है और ये हमारे सोडियम है। ये दोनों के साथ जब अभिक्रिया कराइएगा तो हमें आर प्राप्त हुआ। आर मतलब ये एल्काइल समूह है, ये भी एल्काइल समूह है। दो गो एल्काइल समूह मिलने से कार्बन की संख्या सम में आ जाती है। इस प्रकार अल्केन का निर्माण करता है। और सोडियम एक्स बार सोडियम हैलाइड बाहर निकलता है। एक्स को हैलाइड कहा जाता है। एक्स को हैलाइड कहा जाता है। रिएक्शन है, यह हमारे मेथिल क्लोराइड है। मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम से कराया गया। मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम से कराया गया तो हमारे यहां क्या बना? CH3 और CH3 बना। मतलब हमारे यह एथेन का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? C2H6 का निर्माण किया। एथेन किस श्रेणी का सदस्य है? तो अल्केन श्रेणी का सदस्य है। किस श्रेणी का सदस्य है? अल्केन श्रेणी का सदस्य है। समझ गए बातों को? तो हैलो अल्केन की अभिक्रिया, हैलो अल्केन की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो अल्केन का निर्माण होता है। हैलो अल्केन में क्या लेना है? तो RX लेना है। हैलो अल्केन का सूत्र क्या लिखेंगे? तो RX लिखना है। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया क्या है? तो हैलो अल्केन की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में Zn मतलब जिंक धातु के साथ कराते हैं तो अल्केन का निर्माण होता है। जब हैलो अल्केन की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु के साथ कराते हैं तो अल्केन का निर्माण होता है। उसे फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहा जाता है। हीटिंग अभिक्रिया, तो जब हैलो बेंजीन तो देखिए यह हमारे बेंजीन है। बेंजीन से जब हैलोजन समूह जुड़ता है तो उसे हैलो बेंजीन कहा जाता है। एक्स की जगह क्या रह सकता है? आपको सबको पता है। एक्स की जगह क्या रहेगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन रहता है। तो इस प्रकार हैलो बेंजीन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो डाइफिनाइल का निर्माण होता है। डाइफिनाइल का निर्माण होता है। अब जब बेंजीन के साथ OH जुड़ता है तो उसे क्या कहा जाता है? फिनॉल कहा जाता है। फिनॉल कहा जाता है ना? क्या कहा जाता है? डाइफिनाइल का मतलब फिनॉल, दो गो फिनॉल
तो इस प्रकार यहाँ दोनों एक साथ जुटा हुआ तो उसे क्या कहा जाएगा? डाइफिनाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब बाहरे में क्या निकला? तो सोडियम हैलाइड निकला हुआ है। बाहरे में क्या निकला? निकला कैसे? सोडियम धन आयन है और X के अंतर्गत आने वाले सभी तत्व ऋण आयन है। तो बताइए कि बेचारे वियोग में किसको लेके जाएगा? अब बता, धन आयन टूटेगा तो वियोग में लेके किसको जाएगा? ऋण आयन के। ये दोनों एक साथ जुट गए और यहाँ पे X के नीचे लटका नहीं हुआ, X का संयोजकता, इस सभी के संयोजकता एक ही है। सभी का संयोजकता कितनी है? इसलिए अपनी संयोजकता आदान प्रदान करने में एक ही दिया है। तो समझ में आया फिटिंग अभिक्रिया क्या है? तो जब हेलोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो डाइफिनाइल का निर्माण होता है। डाइफिनाइल मतलब दो बार, समझ गए? ये सब परीक्षा के लिए इंपोर्टेड है। एग्जाम्पल बस फिनो, देखिए एक से जगह Cl लिया, Bl लिया, आप इसको ना लेके आप F ले सकते हैं, I ले सकते हैं, I मतलब आयोडीन ले सकते हैं। वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, तो जब यह कौन सा अभिक्रिया है सर? तो जब हैलो अल्केन को हैलोबेंजीन तथा सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं। जब हैलो अल्केन को हैलोबेंजीन तथा सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं, किसके उपस्थिति होना चाहिए? तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में। जब हैलो अल्केन का यह सूत्र हुआ और हैलोबेंजीन का यह सूत्र हुआ और इनके साथ सोडियम को अभिक्रिया कराना है, मतलब वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया में अभिकर्मक, ये तीनों अभिकर्मक है। वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया में अभिकर्मक कौन कौन है? तो हैलो अल्केन है, हैलोबेंजीन है और सोडियम धातु है। ये तीनों को ड्राई ईथर मतलब शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराइएगा तो अल्काइल बेंजीन का निर्माण होगा। अल्काइल बेंजीन का निर्माण कब होगा? अल्काइल बेंजीन का निर्माण कब होगा? तो जब हैलो अल्केन और हैलोबेंजीन के साथ सोडियम धातु की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो हमारे अल्काइल बेंजीन का निर्माण होता है। अल्काइल का मतलब आर लगा हुआ है, आर का मतलब अल्काइल, अल्काइल का मतलब अल्केन से एक इलेक्ट्रॉन कम। अल्काइल के अंतर्गत मेथिल, एथिल, प्रोपिल समूह आता है। अल्केन से एक हाइड्रोजन कम होता है। यही हमारे आर यहां पे है। देखिए अब आर की जगह जैसे आर एल्काइल से तात्पर्य है, इसका सूत्र आपको बताएं कि CnH2n+1 होता है। अब CH3 इस प्रकार रहेगा, इसे मेथिल कहा जाएगा। क्या जाएगा? अगर यहां पे हमें CH3 आ जाएगा तो मेथिल बेंजीन बोला जाएगा। क्लियर है? तो अभिक्रिया आप दे ली, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया में कितने अभिकर्मक चाहिए, अभिकारक चाहिए? 3 गो। कितने चाहिए? कौन कौन चाहिए? हैलो अल्केन, हैलोबेंजीन और सोडियम। तो आपको क्या प्राप्त होगा? अल्काइल बेंजीन बेंजीन के साथ अल्काइल समूह जुटेगा तो उसे क्या कहते हैं? अल्काइल बेंजीन कहा जाता है। गिरग्नार्ड अभिक्रिया, तो हैलो अल्केन की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ कराते हैं तो गिरग्नार्ड बनता है। क्या बनता है? गिरग्नार्ड अभिक्रिया कुछ नहीं है। तो हैलो अल्केन की अभिक्रिया सोडियम धातु के शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? गिरग्नार्ड बनता है। क्या बनता है? ऐसे भी कभी कभी पूछेगा, इतने को ही क्या कहा जाता है? गिरग्नार्ड भी कहा जाता है। रेट ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो गिरग्नार्ड क्या होता है तो पूछ लेगा। तो ये तो हल्का था, ज्यादा ये पूछा हुआ है। देखिए
जब फिनॉल की अभिक्रिया, फिनॉल का निर्माण कब हुआ है? जब बेंजीन से OH समूह जुड़ता है, बेंजीन से OH समूह जुड़ता है तो वह फिनॉल होता है। क्या होता है? फिनॉल। तो जब फिनॉल की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो ओ हाइड्रोक्सी बेंजोलोइक एसिड का निर्माण होता है, तो जिसे सैलिसिलिक अम्ल भी, मतलब ओ हाइड्रोक्सी बेंजीनोइक एसिड का निर्माण होता है, इसी को सैलिसिलिक अम्ल कहा। तो इस प्रकार अभिक्रिया को कोल्बे अभिक्रिया कहा जाता है। कोल्बे अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए, अभिक्रिया अगर आपको याद है तो आप रिएक्शन दे सकते हैं। ये हमारे फिनॉल का है। फिनॉल की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराने पर हमें ओ हाइड्रोक्सी बेंजोलोइक एसिड प्राप्त होता है, जिसे सैलिसिलिक अम्ल भी कहा जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को कोल्बे अभिक्रिया कहा। तो कोल्बे अभिक्रिया में क्या होता है? तो जब फिनॉल की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जब फिनॉल की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो ओ हाइड्रोक्सी बेंजोलिक एसिड का निर्माण होता है, जिसे सैलिसिलिक अम्ल भी कहा जाता है। तो जब ये याद रहेगा हमारे फिनॉल क्या है, तो इस प्रकार रिएक्शन दे दीजिएगा। अब आपसे पूछेगा इस COH क्या है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और OH हमारे हाइड्रोक्सी मतलब अल्कोहल समूह है। रीमन टीमन अभिक्रिया, कहीं कहीं राइमर दे सकता है, रीमन टीमन अभिक्रिया। तो जब फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3 के साथ कराते हैं तो ऑर्था हाइड्रोक्सी बेंजो का निर्माण होता है। ऑर्था हाइड्रोक्सी बेंजो एल्डिहाइड का निर्माण होता है, जिसे सैलिक एल्डिहाइड भी। देखिए, कभी कभी सूत्र भी पूछ लिया करता है, आप लोग बच्चा नहीं है। ये हमारे क्या है, तो यहां से कौन जुटा है? एल्डिहाइड जुटा है, समझ गए? वहां पे पिछले में ओ लगा हुआ, ओ मतलब होता है ऑर्था। आपको पता है ऑर्था पारा ई मेटा होगा, यही ना होता है, यही ना होता है जी। ना आता है तो ना बोलिए ना, आता है तो बोलिए। तो CHO जब इस, देखिए ऐसे, अब फिनॉल के साथ कौन जुट गया? CHO किसका केनात्मक समूह है? तो एल्डिहाइड का। किसका है? एल्डिहाइड का है। तो इस प्रकार निर्माण जो होता है उसको रीमन टीमन अभिक्रिया कहा है। 15 क्वेश्चन हो गया होगा, इतने रहे देते हैं, ज्यादा हो जाएगा फिर।